की शुरुआत करते हैं हम सनराइजर्स हैदराबाद की जोरदार जीत के साथ। वो कहते हैं ना, पार्टी स्पॉइलर। तो कुछ वैसा ही काम किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, वो ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने आरसीबी का खेल खराब कर दिया है टॉप टू में बने रहने का। और बड़ा झटका लगा है आरसीबी को, क्योंकि वो लगातार टॉप टू में बनी हुई थी, लेकिन अब उसकी पोजीशन जो है वो पिछड़ गई है और बैठे बिठाए फायदा हो गया है पंजाब किंग्स को। आपको ये भी बता दें कि आरसीबी को 42 रनों से हराया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी एक बार फिर देखने को मिली है। 231 रन बनाए थे, जिसके जवाब में 19.5 ओवर में आरसीबी 189 पर आउट हो गई और इसी के साथ वो टॉप टू से बाहर हो गई है। और कई रिकॉर्ड इस दौरान भी बन गए हैं। रिकॉर्ड ये बना है कि अब 2025 वो सीजन बन गया है जब 200 प्लस के सबसे ज्यादा स्कोर बने हैं। 42 बार अभी तक 200 के स्कोर बन चुके हैं, 200 प्लस के स्कोर बन चुके हैं। अभी 9 मैचेस और बाकी है, यानी ये जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और ये भी कह सकते हैं कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान। आरसीबी को नुकसान हुआ तो पंजाब किंग्स को इसका फायदा हो गया है। टॉप टू से आरसीबी बाहर और टॉप टू में आ गई है पंजाब किंग्स। और पंजाब किंग्स को आपको ये भी बता दें कि फायदा तो हुआ ही है, उसके बाद ज्यादा मौके भी है। पंजाब के पास अभी 2 मैच बचे हुए हैं, आज भी पंजाब का मैच है, यानी वो टॉप 2 के साथ ही नंबर 1 की पोजीशन भी हासिल कर सकती है। तो अब आपको बता दें कि फिलहाल पॉइंट्स टेबल में क्या हालत है। अभी 18 अंकों के साथ नंबर 1 पर है गुजरात टाइटंस, दूसरे नंबर पर है 17 अंकों के साथ आरसीबी और पंजाब दोनों के हैं। लेकिन क्योंकि पंजाब के पास अब 2 मैच बचे हुए हैं तो वो इस आंकड़े को सुधार लेगी, जबकि आरसीबी के पास सिर्फ 1 मैच ही बचा हुआ है। मुंबई इंडियंस की बात करें तो 13 मैचों में 16 अंकों के साथ वो 4th पोजीशन पर है, टॉप 4 में वो अभी कायम है। अब नजर डालते हैं आज के मुकाबले पर, क्योंकि आज जो मुकाबला होने वाला है वो पंजाब का मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। दिल्ली पहले ही आउट हो चुकी है, पंजाब किंग्स टॉप 4 में है, टॉप 2 में है। और अब जो है उसकी कोशिश रहेगी टॉप 1 की पोजीशन को हासिल करने की। मुकाबला आज ये जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा, कुछ देर बाद ही शुरू होगा। दिल्ली जैसा कि बताया टॉप 4 की रेस से बाहर है, लेकिन पंजाब ने जो 17 अंक जुटाए हैं उसमें वो एडिशन कर सकती है, क्योंकि दो इस आज के लगाकर उसके पास 2 मैच बचे हुए हैं। अब ऐसा अगर वो करती है, लगातार 2 मुकाबले अगर वो जीत लेती है तो फिर वो नंबर 1 की पोजीशन पर कायम होती है और सीधे क्वालिफायर 1 में उसकी एंट्री हो जाएगी। आगे का सफर आसान हो जाएगा। ये आसान कैसे होता है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 मैच होंगे और वो ट्रॉफी उठा सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है उनके रास्ते में नहीं आएंगी। अब अगर हम देखें तो दिल्ली के पास, जैसा मैंने बताया, 13 अंक उसके साथ पास हैं और वो बाहर हो चुकी है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन पंजाब का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो अब होगा क्या? क्या पंजाब जो है वो अपनी पोजीशन को और मजबूत करेगी, क्योंकि वो लगातार बेहतरीन खेल दिखा रही है, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद से इंस्पिरेशन लेते हुए दिल्ली कैपिटल्स भी आज कुछ ऐसा ही करती है, जिससे फिर जो प्लेऑफ की जो जंग है वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। एक बार आपको याद दिला दें कि ये जो मुकाबला है दरअसल ये रिपीट हो रहा है। यही वो मुकाबला था जो 8 मई को खेला जा रहा था धर्मशाला में, जिससे जो तनाव था बॉर्डर पर और ब्लैकआउट की वजह से बीच में ही रोक दिया गया था, बाद में से रद्द किया और फिर रीशेड्यूल किया गया। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 10.1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 122 का स्कोर बना लिया था। जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही थी उस वक्त पंजाब किंग्स। क्या पंजाब किंग्स उस प्रदर्शन को दोहरा पाती है? इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। अगर हम आमने सामने की बात करते हैं तो दोनों के बीच जो भिड़ंत हुई है, 33 बार मुकाबले हुए हैं, 17 बार पंजाब की जीत हुई है, 16 बार बाजी मारी है दिल्ली ने। और खास बात यह है कि जयपुर में कभी इनका आमना सामना नहीं हुआ है। ये पहली बार है जब जयपुर में दोनों टीमें भिड़ने वाली हैं। तो अब आज के मुकाबले में क्या होगा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर सरनदीप सिंह और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउसेफी। सरनदीप जी, हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन एक बार जरा आंकड़े बता देते हैं, क्योंकि हम रन रेट को, इकोनॉमी रेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी हम आमना सामना देखते हैं या फिर जब हम कंपैरिजन करते हैं। आप जरा गेंदबाजी का इकोनॉमी रेट देखें तो दिल्ली का है 9.35, नेट रन रेट है माइनस में 0.18, डॉट बॉल प्रतिशत की बात करें तो दूसरे नंबर पर हैं वो, यानी अच्छे डॉट बॉल्स
यहाँ पर ज्यादा डॉट बॉल्स खेलने के मामले में अगर हम देखें तो 32.44 डॉट बॉल्स उन्होंने खेली है। नेट डॉट बॉल प्रतिशत की अगर हम बात करें ओवरऑल कितनी दी और कितनी खेली, तो यहाँ हो जाता है 0.04 का आंकड़ा। मिडिल ओवर्स में नेट रन रेट की बात करें तो तीसरा स्थान है +0.36। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ है -9.06। स्पिन गेंदबाजी में अगर हम रन देने की बात करें तो इकोनॉमी रेट होता है 8.27। अब सवाल यह है सरनदीप जी कि दिल्ली कैपिटल्स का जो बॉलिंग इकोनॉमी है वो 9.35 है, लीग में तीसरा बेस्ट है। जबकि पंजाब किंग्स का बैटिंग रन रेट अगर हम देखें तो 10.26 है, जो सबसे ज्यादा है। क्या ये मुकाबला दिल्ली के कंट्रोल बनाम पंजाब के अग्रेशन के बीच में है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली कह सकते हैं कि दिल्ली की ये इकोनॉमी है वो बेटर है, अच्छी है, और शुरुआती तेज गेंदबाजों ने अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन जहां पर हम पंजाब की बल्लेबाजी की बात करें तो जबरदस्त की ओपनिंग बल्लेबाजी हो रही है, मिडल ऑर्डर अच्छे फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं पंजाब की मजबूत बल्लेबाजी के सामने आज दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी को डट के खड़े रहना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो पंजाब की इसकी बाउंड्री प्रतिशत है वो है 23.88, और डेथ ओवर्स में उनका रन रेट जो हो जाता है वो होता है 13.11, लीग में सबसे ऊपर है। या दिल्ली के कुलदीप यादव डेथ ओवर्स में जिनका इकोनॉमी रेट बेहतरीन है, आपको लगता है कि वो पंजाब पर लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे? बड़ा मुश्किल रहेगा पंजाब को रोकना कुलदीप यादव के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और ख़ास करके दिल्ली कैपिटल्स जब ऑलरेडी बाहर हो गए तो क्या मोटिवेशन रहेगा उनको रोकने के लिए। जस्ट प्ले पार्टी स्पॉयलर्स मुझे लगता नहीं, क्योंकि पंजाब जिस तरह के फॉर्म में है, मुंबई के साथ साथ पंजाब जो परफॉर्मेंस डिलीवर किया है रिटर्न में, जब सस्पेंशन के बाद भी दोनों एक भी मैच हारे नहीं अभी तक, फिलहाल दोनों के एक ही मैच हुए, और दिल्ली बाहर भी हो गई जो एक टाइम पे कंटेंडर्स हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं कि कुलदीप यादव कोई भी तरीके का हार्म पहुंचाएंगे, स्पेशली जिस तरह का मिडिल ऑर्डर है पंजाब का। या श्रेयस अय्यर ने अपने आप को 5 पे कर दिया, नेहाल वधेरा को 4 पे खिलाया था, तो कितना एडजस्ट करता और कितना फ्लेक्सिबल होते वो दिखाता है इनकी बल्लेबाजी में। तो फ्लोटर्स भी हैं इनके पास अटैकर्स भी हैं, शुरुआत भी अच्छे देते हैं प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या। तो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक पैकेज। हाँ, मिडिल ऑर्डर में आपको वो सुपरस्टार्स देखने नहीं मिलेंगे, नाम नहीं मिलेगा, मगर वो डिलीवर करते हैं। शशांक सिंह हो, माइकल अवन भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट जो ऐड हुए हैं, नेहाल वधेरा है, श्रेयस अय्यर है, तो इट्स अ गुड मिडिल ऑर्डर। और जब कुलदीप यादव की बात आती है तो मिडिल ओवर्स में ही आएंगे गेंदबाजी करने। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एडवांटेज पंजाब है ये मैच में, और मुझे लगता नहीं है कि कुछ कुलदीप यादव इतना मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। मोटिवेशन होना चाहिए, और मोटिवेशन मुझे किसी भी तरीके का दिख रहा नहीं है इस वक्त दिल्ली को जीतने का। हाँ, मगर अगेन सैल्वेज प्राइड वही एक रीज़न हो सकता है इनका अच्छा मैच खेलने का आज का। जैसे रणदीप जी, ये जो हमने आंकड़े लिए हैं उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली का जो नेट रन रेट है वो है -0.18, जबकि उनकी बॉलिंग काफी मजबूत दिखती है। जैसा मैंने कहा कि कुलदीप यादव का जो डेथ ओवर में इकोनॉमी रेट है वो 5.5 है। क्या ये दिखाता है कि केएल राहुल और करुण नायर के अलावा बैटिंग यूनिट जो है वो अस्थिर है, और जो भी टीमें फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनमें बैटिंग और बॉलिंग का एक बहुत अच्छा बैलेंस देखने को मिला है, जो लैग करती थी दिल्ली, जिसकी वजह से वो पिछड़ी। देखिए, दिल्ली का जो नेट रन रेट बिल्कुल है, देखिए बॉलिंग काफी मजबूत दिखाई देता है। जहां तक कि केएल राहुल की बात करें तो जबरदस्त फॉर्म में है, 100 जड़ चुके हैं और अच्छी फॉर्म में भी हैं, और कोशिश रहेगी कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स की कि आज भी वो उनके लिए एक अच्छी फॉर्म में रहें, रन बनाए उनके लिए, और दिल्ली कैपिटल्स अपना आखिरला मैच जीत के साथ खत्म करें। अच्छा ताउस, अब जरा हम जो आमने सामने प्लेयर्स का कंपैरिजन है वो भी दिखा देते हैं। अगर हम पंजाब के बल्लेबाजी रन रेट की बात करें तो वो 10.26 है। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी बाउंड्री प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 23.88, यानी टोटल रन में से 23% से ज्यादा जो है बाउंड्री से आते हैं। नेट रन रेट है +0.54। नेट बाउंड्री प्रतिशत जो है वो भी पॉजिटिव में है, 1.80 है। अब एक और बात है, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो केएल राहुल जो है वो लगातार टीम को जिताने की कोशिश करते रहे, संघर्ष करते रहे। सेंचुरी भी उन्होंने मारी है बाकायदा, 12 मैचों में 504 रन उन्होंने बनाए, औसत उनका 63 है, स्ट्राइक रेट 148 है।
तो केएल राहुल ने जो 504 रन बनाए हैं, एवरेज है 63 का, डेथ ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार है। क्या वो इस सीजन के सबसे सटीक और मैच्योर T20 बल्लेबाज हैं, आप मानते हैं? नहीं, डेफिनेटली केएल राहुल का सीजन तो ज़बरदस्त रहा है। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है सीजन और कम बैक किया है, मैं कहूँगा कम बैक, क्योंकि पिछले 2 सीजन में थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था उनके ऊपर, थोड़ा फॉर्म के ऊपर उनके थोड़ा डाउट्स क्रिएट हो रहे थे। मगर ये सीजन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केएल राहुल ने अपना कॉन्फिडेंस वापस हासिल कर लिया, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई क्या वो T20 बल्लेबाजी कर सकते हैं कि नहीं, क्या उनके पास एबिलिटी। अब तो उनका ये परफॉर्मेंस के बाद तो उनका T20 क्रिकेट में इंडियन टीम में वापसी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ऋषभ पंत का आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से उनके चांसेस कम हो गए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं केएल राहुल ने एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। हाँ, उनकी टीम क्वालिफाई नहीं हुई है प्लेऑफ्स में, मगर उनका रोल पीछे नहीं रहा है। 504 रन इज़ वेरी गुड फॉर अ सीजन, वेरी गुड अ सीजन फॉर केएल राहुल। आई मीन केएल राहुल इससे बेटर कर सकते हैं इनफैक्ट, बट 200 का डेथ में बहुत बड़ा रन रेट पता चलता है कि 200 डेथ में मारना मतलब आप ऊपर भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, नीचे भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, ऊपर के ओवर्स में या डेथ ओवर्स में। और यही खूबी है केएल राहुल के टैलेंट की, चाहे वो बड़े शॉट्स हो, चाहे वो एंकर का रोल खेल रहे हो। तो मुझे लगता है कि बहुत मेच्योरिटी तो आती है। देखिए, बल्लेबाज को या कोई प्लेयर, अगर कोई प्लेयर इंप्रूव करता रहता है, एज के साथ मेच्योर होता है। सबसे बेस्ट बात ये कि वो फिट भी है और तरीके से फ्लेक्सिबल भी है, अपने क्लासिकल गेम के साथ साथ अनऑर्थोडॉक्स शॉट भी क्रिएट कर सकते हैं शॉट्स। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है, एक मेच्योर प्लेयर नजर आ रहे हैं मुझे केएल राहुल। अच्छा, कुछ और प्लेयर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। इस बीच सरनदीप जी, एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसपे जरा गौर करेंगे। अगर हम 2 प्लेयर्स का जिक्र करते हैं पंजाब के, तो प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। 454 रन उन्होंने बनाए हैं प्रभसिमरन ने 12 मैचों में, 41 का औसत है उनका, स्ट्राइक रेट है 173, डेथ ओवर्स में स्ट्राइक रेट जो है वो 283 का हो जाता है। गेंदबाजी के खिलाफ, अगर हम तेज गेंदबाजी के खिलाफ करें तो 172, और स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ 179 का स्ट्राइक रेट वो रखते हैं। तो क्या वो पंजाब के सबसे भरोसेमंद फिनिशर बन चुके हैं, आप ऐसा मानते हैं? प्रभसिमरन जबरदस्त खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक ये हम कह सकते हैं कि जिस फॉर्म में प्रभसिमरन हैं और जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले 6 ओवर को भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद भी उस फिनिशर का रोल अच्छा वो स्पेंड कर रहे हैं वो। तो जैसे जैसे उनकी अच्छी कंसिस्टेंसी फॉर्म है, इसी तरह उनको रहना चाहिए, क्योंकि पंजाब को इससे बहुत फ़ायदा मिला है। इस टाइम पंजाब टेबल नंबर पे दूसरे पायदान में आ चुकी है। आज का मैच अच्छा खेलेंगे, जीतेंगे तो कहीं ना कहीं इस सीज़न में नंबर 1 पे फिनिश करेंगे और पहले 2 में अपनी जगह पक्की कर सकती हैं। अच्छा ना, उस पंजाब के पास एक से बढ़कर एक जो है धाकड़ बल्लेबाज भरे हुए हैं, चाहे प्रभसिमरन हो, प्रियांश आर्या हो या फिर मार्कस स्टोइनिस हो। अगर हम इनके देखें तो स्ट्राइक रेट जो है डेथ ओवर्स में 306 का है। क्या आपको लगता है कि उन्हें थोड़ा ऊपर भेजा जाना चाहिए, या फिर पंजाब में वो फिनिशर की भूमिका में ही ये बेहतरीन है? ये मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर इनफैक्ट मैं कहूँगा, और उनको मौका नहीं मिला ये ज़्यादा ये आईपीएल में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिनाइड हो गया चांस एक तरीके से। मगर एक अच्छा मौका है यहाँ पर। मार्कस स्टोइनिस को अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मुझे लगता है कि नंबर 4 पे बैटिंग कर सकते हैं या नंबर 3 पे आप उनको करा सकते हैं, क्योंकि इनकी एबिलिटी दोनों तरीके की है। आप वो रोटेट करते हैं स्ट्राइक और फ्लुएंट शॉट्स खेल सकते हैं। अगर वो ज़्यादा लंबा रुक गए डेथ ओवर्स तक तो वो बड़े शॉट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मत भूलिए कि उनके पास एक सेंचुरी भी है T20 क्रिकेट में, आईपीएल में। और उनकी एबिलिटी हम जानते हैं, कितना स्ट्रांग प्लेयर हैं, किस तरीके से वो गेम को समझते हैं और जिस तरीके से वो अप्लाई करते हैं, अप्रोच लेके आते हैं, इंटेंट लेके आते हैं। एक टिपिकल ऑजी काइंड ऑफ इंटेंट रहता है उनके में, ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप मौका दे रहे हैं मार्कस स्टोइनिस को तो आप ऊपर ही खिलाएं, और नीचे भी खिला सकते हैं। मगर अगर आपको ज़्यादा रन बनाना है, ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो ऊपर बैटिंग कराना अच्छी बात है और टीम को ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। एक और संदीप जी, एक और सवाल है। करुण नायर का अगर हम मिड ओवर्स में देखें तो उनका स्ट्राइक रेट जो है 11 से 14 ओवर के बीच में वो 300 प्लस चला जाता है। क्या डीसी को उन्हें ज्यादा स्थिर भूमिका देनी चाहिए बजाय कि एक फ्लोटर के रूप में?
ये देखिए, करुणाकर को मौका मिला था, पहले मैच में उन्होंने 89 रन्स बनाए थे, अच्छी बल्लेबाजी की थी, बट उसके बाद काफ़ी कुछ मैचेस में वो रन नहीं बना पाए। सीज़न कुछ ना कुछ उनका थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ज़्यादा रहा बल्लेबाजी में, कभी मिडल ऑर्डर पे, कभी ओपनर्स पे उनको भेजना शुरू कर दिया। उस वजह से कहीं ना कहीं फॉर्म भी डगमगाई है। तो देखना पड़ेगा कि दिल्ली कैपिटल्स को अपने जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको किस नंबर पे उतारा जाता है। हमने देखा कि पंजाब ने थ्रू आउट अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन कुछ जो है कुछ खामियों की वजह से वो और अच्छा नहीं कर पाए। उनमें एक कमजोर कड़ी जो है ग्लेन मैक्सवेल है। 18 रन बनाए हैं 5 पारियों में उन्होंने, ये बहुत ही गड़बड़ मामला है। स्ट्राइक रेट उनका सिर्फ 64 का रहा। क्या पंजाब को इस मैच में उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए या फिर उनके एक्सपीरियंस पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, उनको अच्छे खासे मौके मिले हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, रन नहीं बने। और जहां तक हम पंजाब के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो आपके पास निहाल वडेरा है, शशांक सिंह है, वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसके चलते कप्तान श्रेयस अय्यर, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छी फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं ग्लेन मैक्सवेल की जगह अब इस टीम में नहीं बनती दिख रही है। बेटर है कि जो टीम प्लेइंग 11 के साथ आप खेल रहे हैं उसी के साथ आपको जाना चाहिए। वो एक विनिंग टीम है, विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत पंजाब अगर कहीं ना कहीं जो मुश्किल में आ रही है वो है युजवेंद्र चहल की फॉर्म को लेके। वो पहले दिन से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो कहीं उनको मुश्किलें आ रही हैं। अगर हम युजवेंद्र और अर्शदीप के साथ ही जो हरप्रीत बरार है, डेथ ओवर्स में ये इनका इकोनॉमी रेट शानदार है। 6 इकोनॉमी रेट है, 6 का इकोनॉमी रेट है। पंजाब के लिए ये एक तरह से एक सीक्रेट वेपन के रूप में काम आ रहे हैं। क्या वो दिल्ली के निचले क्रम के जो हिटर्स हैं जैसे स्टब्स हैं या आशुतोष हैं, उनको वो रोक पाएंगे, उन पर लगाम लगा पाएंगे? एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर हरप्रीत बरार ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया अभी तक। देखिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पंजाब की जो गेंदबाजी है, स्पिन डिपार्टमेंट इतना कुछ कन्विंसिंग नहीं रहा है। तो हरप्रीत बरार ने, या बड़ा नाम नहीं देखेंगे आप, मगर हरप्रीत बरार ने जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उनको सराहना करनी चाहिए, उनको प्रेज करना चाहिए, उनको सपोर्ट बैक करना चाहिए। श्रेयस अय्यर ने बैक किया उनको, जिसकी वजह से पिछली मैच में उनको मैन ऑफ द मैच मिला था और 3 विकेट निकाली थी और अच्छा गेंदबाजी किए थे। तो मुझे लगता नहीं इतना आसान रहेगा स्टब्स के लिए, स्टब्स के सामने हरप्रीत बरार को, क्योंकि हरप्रीत स्टब्स एक अटैकिंग प्लेयर है, ऑब्वियसली इंटेंट के साथ आते हैं। कहीं ना कहीं इनके पास चांसेस ज़्यादा रहेगा आशुतोष शर्मा को हैंडल करने की, क्योंकि आशुतोष शर्मा इस साल कुछ खास फॉर्म में नहीं नजर आए जो पिछले साल थे पंजाब के सामने। दिल्ली में से खेलते हुए अगर आशुतोष शर्मा का फॉर्म अच्छा होता तो चांसेस रहते ही कि वही दिल्ली क्वालिफाई हो सकती थी, क्योंकि जो नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल नंबर है। लोअर मिडिल ऑर्डर है जो फिनिशर के भी काम आता है और साथ साथ बड़ा टोटल कैपिटलाइज करके, अच्छा कैपिटल स्टार्ट को कैपिटलाइज करके आगे ले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं हरप्रीत बरार हैज़ अ गुड चैलेंज और मुझे लगता है कि सक्सेसफुल हो सकता है हरप्रीत बरार, और उसको जो अपना परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। फाफ डु प्लेसिस की बात करें तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। कुछ मैचों में वो चले भी हैं, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 120 का है और स्पिन के खिलाफ जो है ये और बहुत कम है, 63 का है। क्या वो अब भी डीसी के टॉप ऑर्डर में फिट बैठते हैं या आपको लगता है कि जो और युवा खिलाड़ी हैं उन्हें वहां पर मौका देना चाहिए? नहीं, अब दिल्ली के लिए चीज़ें हाथ से तो निकल चुकी हैं, बड़ा ही मुश्किल होगा इस वक्त दिल्ली के लिए, क्योंकि देखिए कोई मोटिवेशन है ही नहीं खेलने का, क्योंकि प्लेऑफ स्टेज से बाहर ही हो चुके हैं। और फैफ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या कहेंगे जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, उन्होंने अपना रोल अनफॉर्चुनेटली नहीं निभाया। जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, जिस तरीके का क्रिकेट एक्सपीरियंस लेके आते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि दिल्ली को एक स्टेज तक पहुंचाएं जहां पर वो सेफ सिक्योर फील करे और प्लेऑफ्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। मगर फैफ वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग और उनके ओनर्स भी डेफिनेटली बहुत नाखुश होंगे उनकी गेंद बल्लेबाजी से और बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया उनकी टीम के चांसेस को। बट हाँ, अब मौका आ गया है कि कोई यंगस्टर को टेस्ट करे। वैसे पहले से ही टेस्ट करना चाहिए था कोई यंगस्टर को टॉप ऑर्डर पे, कि वही फैफ नहीं डिलीवर कर पा रहे तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जैसे ट्राई किया आयुष महात्री को या शेख रशीद को, वैसे ही इनको भी करना चाहिए था कुछ, या पंजाब ने किया रिलाय प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या पे, तो इनको दिल्ली को भी कुछ ऐसा गैम्बल लेना चाहिए था जब आपका ओपनर काम नहीं कर पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जेक फ्रेजर और फैफ डु प्लेसी का फॉर्म में नहीं होना बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस रहा है और ये मैच में एक यंगस्टर को ही अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ फैफ डु प्लेसी, जिन्होंने
जिनको काफ़ी मौका मिल चुका है और ये मैच इररिलेवेंट है इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो आईपीएल 2025 का सबसे इंटरेस्टिंग मोड जो है वो आ चुका है। अंतिम पड़ाव की तरफ टीमें बढ़ चुकी हैं, टॉप 4 फाइनल्स हो चुके हैं, लेकिन टॉप 4 में भी टॉप पर यानी नंबर 1 पर बने रहने की जो जंग है वो इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि जो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं टीमें वो जो है वो गजब का खेल कर रही है। लगातार 2 दिनों में बाहर हो चुकी टीमों ने टॉप की टीमों को हराया। गुजरात टाइटंस को लखनऊ ने हराया और उसके बाद एसआरएच ने आरसीबी को हरा दिया। आरसीबी को तगड़ा झटका लगा, टॉप 2 में बने रहने का जो उसका सपना था वो धराशायी हो गया है। देखते हैं कि पंजाब आज अपनी पोजीशन को और मजबूत करती है, नंबर 1 पर पहुंचती है, आगे का रास्ता आसान करती है, या फिर अपने दूसरे साथियों से इंस्पायर होकर दिल्ली भी आज कोई बड़ा उलटफेर करती है। चलिए नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस और सरनदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।